सत्योदय एकेडमी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने बचपन से ही पदार्थों के एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कई उदाहरणों को देखा है। दोस्तों, आज हम इनके रासायनिक तथ्यों को जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखेंगे। साथ ही साथ रासायनिक परिवर्तन में रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे प्रदर्शित करती है। साथ ही उत्प्रेरक देखेंगे, उत्प्रेरकों के प्रकार तथा उत्प्रेरकों की क्या उत्प्रेरण क्रियाएं होती है उनका भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों सिलेबस की बात की जाए तो MPPSC मेंस 2019-20 में यह भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन नाम से वर्णित है। दोस्तों, ये अति ही सरल एवं महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अगर भौतिक परिवर्तन की बात की जाए तो भौतिक नाम से ही स्पष्ट है कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होगा, जैसे आकार, गुण, आयतन, आकृति, रंग, ताप, घनत्व। रासायनिक गुण अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, अर्थात बर्फ से पानी और पानी से पुनः बर्फ बनाया जा सकता है। अतः ये प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान अवस्था में लाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर इनके परिवर्तन की बात की जाए तो ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इनको पुनः मूल अवस्था में या मूल पदार्थ में प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इनसे नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर इसके कुछ उदाहरणों को देखा जाए तो जैसे आप दैनिक जीवन में देखते हैं, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तनों को भी देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। दोस्तों, यह एक स्थायी परिवर्तन होता है, इसकी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी होगा। दोस्तों, अगर इसको उदाहरणों को देखा जाए तो जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का अगर एक बार दहन हो जाए तो उसको पुनः लकड़ी के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंडे का उबलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, ठीक है। अगर आप जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर जंग लगना को रासायनिक भाषा में बोला जाए तो इसको जलयोजित लोहे का ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। सामान्यतः यह फेरिक एवं फेराइस होता है। इसके कारकों की बात करेंगे तो यह स्वतंत्र ऑक्सीजन वातावरणीय नमी के कारण जंग लगती है, इसमें लोहे का भार बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। कोई भी पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती ही है, ठीक है दोस्तों, जिससे पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग है, लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं तथा बनने वाले पदार्थ को क्रियाफल कहते हैं। दोस्तों, अब रासायनिक क्रिया में महत्वपूर्ण भाग होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ हो। कैसे? तो दोस्तों, हम इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करता है। दोस्तों, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाया है। जो ऑक्सीजन होती है वो विद्युत ऋणी तत्व है या ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसकी दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो इसमें लिखा है जब अभिक्रिया में पदार्थ हाइड्रोजन विद्युत धनी तत्वों का त्याग करता है, ऑक्सीजन ऋणी तथा हाइड्रोजन धनी तत्वों का या धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है। HCl प्लस MnO2 इजिकल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन धनी तत्वों का त्याग हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की इसमें हानि होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। अब दोस्तों, अपचयन देखते हैं। अपचयन क्या होता है? अभिक्रिया ऑक्सीकरण से पूर्णतः विपरीत होती है, इसमें हाइड्रोजन और विद्युत धनी तत्वों का संयोग होता है, जबकि ऑक्सीकरण में त्याग हो रहा था हाइड्रोजन और विद्युत धनी तत्वों का, ठीक है दोस्तों। Cl2 प्लस H2O इजिकल टू 2HCl, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों का इसमें निष्कासन होता है। JNO प्लस Ca इजिकल टू Jn प्लस CO। दोस्तों, उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, अर्थात ऑक्सीजन संख्या घटेगी। दोस्तों, अब उत्प्रेरक पर आते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? दोस्तों, वह पदार्थ जो अपनी बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, ये वेग को कम भी करते हैं और वेग को
बढ़ाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की गति इसकी उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अब जो उत्प्रेरक शब्द है इसका सर्वप्रथम बर्जीलियस ने उपयोग किया था तथा इसको उत्प्रेरण की संज्ञा तथा इन पदार्थों को उत्प्रेरक नाम दिया था। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, इच्छु शर्करा या कैन शुगर अम्लों की उपस्थिति में गर्म करें तो वह शीघ्रता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अमोनिया निवारण के हैबर प्रक्रम में भी आप इसको देखते हैं। प्रकार की बात की जाए, सामान्यतः उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो जो उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को मंद कर देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों, उत्प्रेरक की विशेषता की बात की जाए तो सामान्यतः क्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रूप में रहते हैं। सामान्यतः रासायनिक गुणों में इनके कोई परिवर्तन नहीं होता तथा प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। यानी अब उत्प्रेरण क्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर उत्प्रेरण क्रियाओं के प्रकारों को देखा जाए तो ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण पर प्रकाश डाला जाए तो इन क्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिकर्मक तथा प्रतिबल सभी एक ही अवस्था में होते हैं। अर्थात उदाहरण में आप समझ सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सल्फर डाइऑक्साइड, भाप तथा ऑक्सीजन का प्रयोग होता है तथा नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसमें उत्प्रेरक, प्रतिकर्मक, प्रतिफल तीनों गैसीय अवस्था में है। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण, दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं? इन क्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिकर्मक तथा प्रतिफल विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, अर्थात तीनों एक ही अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की क्रिया को फेरिक ऑक्साइड Fe पाउडर, ठीक है, उत्प्रेरित करता है, जिसमें नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की एक अवस्था है जबकि फेरिक ऑक्साइड अलग अवस्था में है। सामान्यतः दो अन्य तथ्यों को भी पढ़ते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? जो पदार्थ उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, जबकि उन पदार्थों को जो केवल उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को कम करते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। हमने आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न तैयार किए हैं जो इस प्रकार है। 3 मार्क्स में आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन तथा रेडक्स अभिक्रियाओं पर लिखना है। साथ ही आपको 6 मार्क्स में उत्प्रेरक पर टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों, आप हमें अपने उत्तर एवं फीडबैक ईमेल, व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें तथा आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।